अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? माय नेम इज़ डॉक्टर साजिद और मैं आपको फार्मास्यूटिक्स के लेक्चर डिलीवर करता हूं। आज जो बुक पढ़ेंगे वो है पेपर 1 की बुक नंबर 2, दैट इज़ अ फार्माकोग्नोजी। फार्माकोग्नोजी में हमने अभी तक चैप्टर 5 चैप्टर पढ़ लिए हैं। द नंबर 1 इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोग्नोजी। नंबर 2 चैप्टर था क्रूड ड्रग। नंबर 3 चैप्टर था हमारा टर्मिनोलॉजीज का। एंड नंबर 4 चैप्टर इवेलुएशन ऑफ क्रूड ड्रग। नंबर 5 इज एंजाइम। ठीक है जी, इन 5 चैप्टर्स को पढ़ने के बाद आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी को हम एक बीमारी भी कह सकते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी को हम नॉर्मल रूटीन भी कह सकते हैं, लेकिन ये होती थोड़ी सी हटके है। मतलब हाइपर से मतलब आपको हाइपर का तो मतलब पता होगा, मतलब समथिंग इज अबव द नॉर्मल। हाइपर का मतलब होता है कि कुछ ऐसी चीज जो नॉर्मल लेवल से ज्यादा हो, उसे क्या कहते हैं? हाइपर। और हाइपो, जो चीज नॉर्मल लेवल से कम हो उसे हाइपो बोलते हैं। तो सेंसिटिविटी बेसिकली बोलते हैं हसासियत को, तो किसी भी चीज का हसास होना, ठीक है, ये सेंसिटिविटी कहलाएगा। अच्छा, हाइपर सेंसिटिविटी क्या होगा कि किसी भी हसास चीज को बिलफर्ज कोई भी आपकी जो हिस्स है वो एक नॉर्मल लेवल से ज्यादा हसास हो। कोई शख्स अगर एक नॉर्मल लेवल से ज्यादा हसास होगा तो उसको क्या बोलेंगे? हाइपर सेंसिटिव बोलेंगे उसको, ठीक है। बिलफर्ज कुछ लोग ऐसे आपने अपने इर्द गिर्द माहौल में देखे होंगे, वो ऐसे होते हैं कि उनको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाते हैं, वो हाइपर हैं, एंग्री हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको थोड़ी सी गर्मी में ज्यादा पसीना आता है, उनकी पसीने की जो सेंसिटिविटी है वो हाइपर है। कुछ लोगों को थोड़ी सी सर्दी में भी ज्यादा सर्दी लगती है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? हाइपर सेंसिटिविटी है। बाज़ औक़ात थोड़ा सा भी चेंजिंग हो, कुछ लोगों को बुखार हो जाता है, थोड़ी सी भी बीमारी उन पे बड़ा असर डालती है। तो ये क्या है कि वो लोग हाइपर सेंसिटिव होते हैं। आइए इसको पढ़ते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी ऑल्सो कॉल्ड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन रेफर टू अनडिजायरेबल रिएक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल इम्यून सिस्टम। मतलब कि एक नॉर्मल इम्यून सिस्टम जो है, कुव्वते मुदाफियत, एक नॉर्मल कुव्वते मुदाफियत जो है वो गैर मुतवक्के रिएक्शन दे दे, उसको क्या बोलेंगे? हाइपर सेंसिटिविटी। अच्छा, कौन से गैर मुतवक्के? डैमेजिंग, कंफर्ट प्रोड्यूसिंग एंड समथिंग फैटल। मतलब वो ऐसा कर दे कि जिसकी तवक्को ना हो, जिसकी तवक्को ना हो, कुछ ऐसे वो रिजल्ट्स दे दे आपका कुव्वत मुदाफियत, उसको क्या बोलेंगे? हाइपर सेंसिटिविटी। जैसे एक खाना मैंने भी खाया, एक खाना मेरे साथ बैठे हुए शख्स ने भी खाया। अब वो खाना मुझे सिर्फ इतना बीमार, मतलब खाना खराब था ना, तो उस खाने ने मुझे सिर्फ इतना बीमार किया कि मुझे वोमिटिंग आ गई। लेकिन मेरे साथ बैठे हुए शख्स को वोमिटिंग, डायरिया और सीवियर फूड पॉइजनिंग में चला गया वो। तो क्या है कि उसके कुव्वते मुदाफियत ने उस खाने के खिलाफ ऐसा रिएक्शन दिया जो नहीं देना चाहिए था, अनडिजायरेबल, जिसकी तवक्को नहीं की जा रही थी, उसने वो रिएक्शन दे दिया, जिसको क्या बोलेंगे? हाइपर सेंसिटिविटी। जैसे बाजुकात कुछ चीजें ऐसी होती हैं, डस्ट, ठीक है, आपने अमूमन कॉमन डस्ट एलर्जी सुनी होगी। तो बाजुकात एक ही घर में रहने वाले 2-3 लोग उस डस्ट, मतलब जो घर में डस्ट एनवायरनमेंट में पाई जाती है, उससे सेंसिटिव नहीं होते, उन्हें कुछ भी नहीं हो रहा था। लेकिन घर में रहने वाला एक ऐसा शख्स होता है जिसे डस्ट से एलर्जी होती है, थोड़ी सी भी घर में सफाई शुरू हो जाए तो वो उसको छींकें और उसको एलर्जी और ये खांसी वगैरह स्टार्ट हो जाती है। तो वो क्या है कि उस शख्स का जो इम्यून सिस्टम है वो इस डस्ट के खिलाफ गैर मुतवक्के तौर पर रिएक्शन दे रहा है। ठीक है जी, ये हाइपर सेंसिटिविटी की तारीफ है। इंट्रोडक्शन। The term allergy was first defined by the von Perquis in 1906. He described that a change or altered reaction in the body is called allergy. अब आ गया एलर्जी क्या होती है। 1906 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था वॉन पेरक्वेट।
वॉन पेरक्विट। तो वॉन पेरक्वी जो है इसने 1906 के अंदर एलर्जी को ये डिफाइन किया था कि कोई भी जिस्म के अंदर ऐसा रिएक्शन, वो ऐसी चेंजिंग नॉर्मल लेवल से जो हट के हो उसे एलर्जी बोलेंगे, जो नॉर्मल लेवल से हट के हो उसे एलर्जी बोलेंगे। एलर्जी अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश इम्यूनोलॉजिकल सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश इम्यूनोलॉजिकल सोसाइटी द एलर्जी कैन बी डिफाइंड। जो ब्रिटिश की इम्यूनोलॉजिकल सोसाइटी है यूके की, उसने एलर्जी को कैसे डिफाइन किया है, आइए वो पढ़ते हैं। Allergy is the specific hypersensitivity of an individual to foreign particle, usually a protein to which a specific individual is exposed। वो ये कह रहा है कि एलर्जी एक ख़ास किस्म की हाइपर सेंसिटिविटी है, एक ख़ास किस्म की हाइपर सेंसिटिविटी है किसी एक शख्स की, किसी एक शख्स की, मतलब किसी एक शख्स की एक ख़ास किस्म की हाइपर सेंसिटिविटी जो वो किसी फॉरेन पार्टिकल, बाहर से आने वाले ज़र्रे के ख़िलाफ़ शो करेगा। कोई भी एक ख़ास शख्स एक ख़ास रिएक्शन देगा एक ख़ास चीज़ के, जब वो इंटरेक्शन में आएगा उसको एलर्जी बोलेंगे। ठीक है, एक ख़ास शख्स का एक ख़ास चीज़ के लिए एक ख़ास किस्म का रिएक्शन देना एलर्जी कहलाएगा। एलर्जी इज़ अ हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर। एलर्जी जो है ये हाइपर सेंसिटिविटी का डिसऑर्डर है ऑफ द इम्यून सिस्टम, ऑफ द इम्यून सिस्टम, आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत का एक डिसऑर्डर है एलर्जी। एलर्जिक रिएक्शन अक्कर टू नॉर्मली हार्मलेस एनवायरमेंटल सब्सटेंसेस। तो जो एलर्जिक रिएक्शन होते हैं ये नॉर्मली हार्मलेस एनवायरमेंटल सब्सटेंस नोन एज एलर्जेंस, इनसे होते हैं। एलर्जेंस क्या होते हैं? एलर्जन वो चीज़ होती है जो एलर्जी कॉज करवाते हैं। एलर्जेंस एलर्जी करवाते हैं, उनको एलर्जेंस बोलते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि एलर्जी रिएक्शन अक्कर टू नॉर्मली हार्मलेस एनवायरमेंटल सब्सटेंसेस नोन एज एलर्जन। एलर्जी जो होती है बाज़-औक़ात ऐसे सब्सटेंसेस से होती है जो कि नुकसानदेह नहीं होते, जो कि नुकसानदेह नहीं होते, लेकिन वो उस ख़ास शख्स के लिए नुकसानदेह होते हैं, उस ख़ास शख्स के लिए एलर्जी क्रिएट कर रहे होते हैं। एलर्जी इज़ वन ऑफ द 4 फॉर्म ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी एंड इज़ कॉल्ड टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। तो एलर्जी जो है ये हाइपर सेंसिटिविटी की 4 किस्मों में से एक किस्म है और इसका नाम टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी है, जिसे हम इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। अब आ गया व्हाट इज एंटीबॉडी। एन एंटीबॉडी इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। एंटीबॉडी प्रोटीन की एक ऐसी टाइप है द बॉडी इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस, जो कि आपका कुव्वत मुतावियत बनाता है। एंटीबॉडीज व्हेन इट डिटेक्ट्स हार्मलेस सब्सटेंसेस। आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि एंटीबॉडी क्या होता है, फिर एंटीबॉडी क्या, एंटीजन क्या होता है। एंटीजन बेसिकली वो सब्सटेंस होता है जो आपकी बॉडी के अंदर एंटर होके आपकी बॉडी के अंदर एलर्जी क्रिएट करवाता है, उसको क्या बोलेंगे? एंटीजन। इसको फॉरेन पार्टिकल भी बोल सकते हैं। मतलब वो फॉरेन, फॉरेन कहते हैं बाहर के, बाहर का जर्रा जो आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है, वो फॉरेन पार्टिकल जो कि आपकी बॉडी के अंदर जाकर एलर्जी क्रिएट करवाएगा, उसको क्या बोलेंगे? एंटीजन। अच्छा, जब ये फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी के अंदर जाएगा और एलर्जी कॉज करवाएगा, तो उस एलर्जी के अगेंस्ट इम्यून सिस्टम जो होगा, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम, मतलब आपकी बॉडी का कुव्वत मुदाफ़ियत,
तो आपकी बॉडी की जो कुव्वत मुदाफ़ियत होगी वो इस एंटीजन से लड़ने के लिए एक ख़ास किस्म की प्रोटीन बनाएगी। उस प्रोटीन को बोलेंगे एंटीबॉडी। उस प्रोटीन को क्या बोलेंगे? एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी आके इस एंटीजन को किल कर देगी, ख़त्म कर देगी, ताकि आपकी बॉडी के अंदर मज़ीद ख़राबियाँ पैदा ना हो। नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। मतलब साइन कहते हैं अलामात, सिम्टम्स साइन होते हैं। साइन एंड सिम्टम्स क्या होती हैं? एलर्जी की अलामात। एलर्जी की अलामात कौन सी हैं? नंबर 1, नोज। आपके नाक पे क्या इफेक्ट आता है एलर्जी से? स्वेलिंग ऑफ नेजल म्यूकोजा। आपकी जो नाक के अंदर म्यूकोजा है, जो उसकी इनर लाइनिंग है, वो स्वेल हो जाएगी। उसकी वजह क्या बोलेंगे? एलर्जिक राइनाइटिस हो जाएगा। फिर है साइनसिस। एलर्जिक साइनोसाइटिस हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। साइनसिस बोलते हैं आपके चेहरे पे पाए जाने वाले मुख्तलिफ खाली जगह, उन्हें क्या बोलेंगे? साइनसिस। उन्हें क्या बोलेंगे? साइनसिस। तो यहां पर जब एलर्जी होगी तो यहां पर इन्फेक्शन क्रिएट हो जाएगा। इन्फेक्शन मतलब स्वेलिंग हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट है आईज। आईज पे क्या इफेक्ट आएगा? नॉर्मली एलर्जी होने से आई में रेडनेस आ जाती है। उसके बाद इचिंग स्टार्ट हो जाती है। इचिंग मतलब खारिश। आप ऐसे आंख को करते रहते हैं, रेडनेस हो जाएगी, फिर आंख को ऐसे करते रहेंगे, खारिश होती रहेगी आंख के अंदर। इसको एलर्जिक कंजक्टिवाइटा कह बोलेंगे, कंजक्टिवाइटिस। मतलब आपके बॉडी के अंदर, आपकी आंख के अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा। फिर आता है एयरवे। एयरवे मतलब सांस वाली नाली। उसमें क्या आएगा? स्नीजिंग छींके, कफिंग खांसी, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन आपकी सांस की जो नाली है वो तंग हो जाएगी। ठीक है, वो जब तंग होती है फिर आपके सांस की नाली में से जर्रात को मूव करने में प्रॉब्लम आती है, तो फिर आप खांसी करते हो ताकि ये खुले और जो यहाँ चीजें फंसी हुई वो निकले। वीजिंग एंड डिस्पीनिया। वीजिंग होता है सांस के साथ एक खास किस्म की आवाज आती है। डिस्पीनिया होता है आपकी सांस छोटी होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों? कि सांस की नाली जो होती है वो तंग हो जाती है, फिर आप सांस जो होता है वो कम जा आ रहा होता है ना, तंग नाली होने की वजह से। तो जब सांस की नाली तंग होने से आपकी सांस जो है वो कम अंदर जाएगी, कम बाहर आएगी, तो जिस्म रिक्वायर्ड ज्यादा सांस को करेगा, फिर वो आपकी जो सांस है वो तेज तेज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सारे मामला स्नीजिंग, कफिंग, वीजिंग, डिस्पीनिया की वजह से फिर अगर ये ठीक नहीं होंगे तो लेटर ऑन एज़मा, दमा भी हो सकता है। फिर आता है एयर्स। आपके कानों में क्या प्रॉब्लम आएगी? फीलिंग ऑफ फुलनेस, ऐसे लगेगा जैसे कान फुल हुए में या भारी भारी हुए में। पॉसिबली पेन, दर्द भी हो सकता है। एंड इम्पेयर्ड हीरिंग, और आपके सुनने के अमल को भी नुकसान हो सकता है। स्किन, स्किन के ऊपर क्या होगा? रैशेस बन जाएंगे। ठीक है, आपको खारिश होगी, जिसकी वजह से आप खारिश करेंगे तो उसके ऊपर लाल लाल लाइनें, रैशेस बन जाएंगे। एक्जिमा, एक्जिमा आपकी स्किन के ऊपर वो धब्बे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो इन्फेक्शन सा हो जाता है, छोटे छोटे दाने बन जाते हैं। हाइव्स, अर्टिकेरिया हो जाएगा। हाइव्स मतलब स्किन जो खुरदरी हो जाएगी, मोटी स्वेलिंग, वो चंबल सा, क्या बोलते हैं उसको, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका, वो अब बड़ा बड़ा धदरा कुछ इस तरह बन जाएगा। पंजाबी में तरफड़ भी शायद बोलते हैं उसको। ठीक है, फिर आएगा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। आपकी खुराक की नाली में क्या नुकसान होगा एलर्जी से? एब्डोमिनल पेन, आपके स्टमक के अंदर दर्द स्टार्ट हो जाएगा। ब्लोटिंग, ब्लोटिंग होता है जब आप खाना खाते हैं तो वो हजम नहीं होता, वो ब्लोट करता है, ऐसे लगता है खाना यहीं फंसा हुआ है। रात का खाना सुबह भी उठेंगे तो यहीं फंसा होगा, हजम नहीं होगा। वोमिटिंग, उल्टियों का आना, डायरिया, मोशंस का आना। ठीक है जी, ये हो गए अब सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। नेक्स्ट है एलर्जेंस। एलर्जेंस क्या होते हैं?
आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि एंटीजन किसको बोलते हैं, वो वाला फॉरेन पार्टिकल जो आपकी बॉडी के अंदर जाके नुकसान पहुंचाएगा, उसको एंटीजन भी बोलते हैं, फॉरेन पार्टिकल भी बोलते हैं, और इलर्जन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलर्जन भी बोलते हैं। कोई भी ऐसा पार्टिकल जो आप फॉरेन पार्टिकल जो आपकी बॉडी के अंदर जाए और आपके जिस्म के अंदर एलर्जी कॉज करे, उसको इलर्जन बोलते हैं। ठीक है जी, आइए इसको पढ़ते हैं। द इलर्जन द फॉरेन सब्सटेंसेस दैट प्रोवोक अ रिएक्शन, कोई ऐसा बाहर का सब्सटेंस जो जिस्म के अंदर जाकर रिएक्शन कॉज करवाए, उसे क्या बोलेंगे? इलर्जन। इट इज़ अ सब्सटेंस दैट कैन कॉज अ एलर्जिक रिएक्शन, ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो एलर्जी कॉज करवाता है, इलर्जन। Allergens are particles that in some people the immune system recognizes as a foreign particle or dangerous but cause no response for the most people। और ये जो एलर्जन होता है ना, ये किसी एक ख़ास शख्स की बॉडी के अंदर जाके एलर्जिक रिएक्शन कॉज करवा देता है, और ये हार्म, और उसकी बॉडी उसका इम्यून सिस्टम उसकी बॉडी कहती है कि ये बहुत नुकसानदेह चीज़ है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए वो चीज़ नुकसानदेह नहीं होती, उस खास शख्स के लिए वो चीज़ नुकसानदेह होती है। अच्छा, कॉमन एलर्जेंस कौन कौन से हैं इसमें पढ़ लेते हैं। नंबर 1 है पोलन। नंबर 1 पोलन। पोलन मतलब ये जो बाहर के मौसम में आपने देखा होगा, फूलों के ऊपर से वो छोटे छोटे फूलों के ज़र्रात उड़ के और वो मूव कर रहे होते हैं, हमें नज़र आ रहे होते हैं। तो बहुत सारे लोगों को पोलन एलर्जी हो जाती है, वो जो चीज़ें उड़ती हैं। और बाज़ वक़्त आपने ये भी देखा होगा, कुछ लोग जब फूल को सूंघते हैं उससे भी उनको छींकें आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो वो क्या है कि उन्होंने बिल्कुल करीब करके फूल को सूंघा, हालांकि फूल को करीब करके नहीं सूंघना चाहिए, दूर से सूंघना चाहिए। तो करीब करके जब सूंघेंगे तो उसके जो ज़र्रात हैं वो आपके नाक में जाएंगे और एलर्जी कॉज कर सकते हैं। और ये सबको करें ये ज़रूरी नहीं होता, ये कुछ लोगों को कर सकते हैं। सेकंड है डस्ट। ये मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि डस्ट क्या होती है। ये जो धुआं धुआं नहीं, डस्ट होती है बेसिकली ये गुबार। ठीक है, मट्टी का जो गुबार उड़ता है उससे भी कुछ लोगों को एलर्जी हो जाती है, लेकिन बहुत सारे लोग जो मट्टी में खेल कूद ये सारा कुछ कर रहे तो नहीं होता। इसके बाद केमिकल्स। कुछ केमिकल भी ऐसे होते हैं जिनकी वजह से एलर्जी हो जाती है। नेक्स्ट है ड्रग्स। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट आता है फूड। कुछ खाने ऐसे होते हैं जिनकी वजह से भी एलर्जी हो सकती है, मतलब आपका जिस्म उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। आप वो खाना खाएंगे तो क्या होगा कि आपका इम्यून सिस्टम, आपका कुव्वत मुदाफ़त बोलेगा कि नहीं नहीं ये चीज़ बिल्कुल हमारे लिए नुकसानदेह है, इसको नहीं खाना। तो क्या होगा, आपका वो बॉडी के अंदर एलर्जिक रिएक्शंस क्रिएट हो जाएंगे, एलर्जी हो जाएगी, एंटीबॉडी एंटीजन सारा वो लड़ाई शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। तो कुछ खाने, जैसे मैं अपनी बात बताऊँ, मे भी आपको कुछ यूनिक लगे, घरों में पंजाब में गुजरांवाला में एक ख़ास चीज़ बनाई जाती है कड़ी पकौड़ा। तो मैंने ज़िंदगी में शायद एक बार खाई है वो। कब खाई थी? 1999 में या 2000 में शायद मैंने खाई थी, आज से काफ़ी साल पहले। तो तब मुझे एलर्जी हुई थी इससे, तब एलर्जी, मुझे शदीद वॉमिटिंग और मैं हॉस्पिटलाइज भी हो गया था, हॉस्पिटल में एडमिट भी हुआ था। तो तब मुझे कड़ी पकौड़ा से एलर्जी हुई थी, और आज तक मैं कड़ी पकौड़ा नहीं खा सका, ना खा सकता हूँ। इवन के मेरे दस्तरखान पे भी पड़ी हो ना कड़ी पकौड़ा, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। ठीक है, इट्स अ नॉर्मल कि बहुत सारे लोग जो है वो कड़ी पकौड़ा का बहुत इंजॉयमेंट से खाते हैं। मैं भी खाना चाहता हूँ लेकिन नहीं खा सकता। क्यों? मेरी बॉडी को एक्सेप्ट ही नहीं है ये। ठीक है, इस तरह बहुत सारी और भी चीज़ें बहुत सारी हैं। जैसे मैंने अमूमन घरों में देखें तो दाल शायद कुछ लोगों में जो है ना वो पसंद नहीं की जाती। अच्छा, पसंद ना करना और चीज़ है, लेकिन बॉडी का रिएक्शन कर जाना और चीज़ होती है। तो ठीक है, मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि वो कुछ ख़ास बिलफर्ज गोश्त को खा लें तो उनकी बॉडी रिएक्शन कर जाती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कुछ ख़ास किस्म की चीज़ को खा लें तो बॉडी रिएक्शन कर जाती है, तो एलर्जी हो जाती है उनको। तो ये अब आपने देखना है आपको किस चीज़ से एलर्जी है, फूड में ख़ास करके।
अच्छा, इसके अलावा परफ्यूम है, परफ्यूम भी एलर्जन हो सकता है क्योंकि परफ्यूम के अंदर केमिकल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, कुछ लोगों को कुछ परफ्यूम से तबीयत खराब, वॉमिटिंग, डायरिया, खराब, रैशेज, आपने देखा होगा कुछ परफ्यूम्स लगाने से बॉडी के ऊपर रैशेज बन जाते हैं, तो परफ्यूम रिएक्ट कर गई, एलर्जी हो गई। उसके बाद आता है प्लांट्स, प्लांट्स भी कुछ ऐसे होते हैं जिनसे एलर्जी हो सकती है। फिर स्मोक, धुआं, धुएं से भी एलर्जी हो सकती है। आइए नीचे है टाइप्स ऑफ एलर्जीज, टाइप्स ऑफ एलर्जीज। नंबर 1 है स्किन कांटेक्ट, स्किन कांटेक्ट। ये मैंने कुछ एलर्जेंट्स के नाम लिखे हैं, तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एलर्जीज। नंबर 1 है स्किन की, कांटेक्ट भी बोलेंगे इसे, स्किन कांटेक्ट की एलर्जी। मतलब आपकी स्किन, चाहे वो हाथों की हो, चाहे वो बाजू की हो, चाहे वो गर्दन की हो, किसी भी जगह पे, पाँव पे हो, लेग पे हो, स्टमक पे, कहीं पे भी हो, आपकी बैली पे, तो स्किन की एलर्जी क्या होगी, जब कोई कांटेक्ट में आएगा तो एलर्जी हो जाएगी। अच्छा, इसमें एग्जांपल लिखी हुई है पॉइजन प्लांट की, पॉइजन प्लांट की। तो जहरीला पौधा, जब आप जहरीले पौधे को हाथ लगाएंगे तो वो आपकी बॉडी में पेनिट्रेट कर जाएगा, एलर्जी कॉज करवा देगा। इसके बाद आता है लेटेक्स, एनिमल डेंडर, एनिमल डेंडर, डेंडर बोलते हैं जो स्पाइक्स बने होते हैं, मतलब आप किसी भी, जैसे कोई भी जानवर है, उसकी जो ऊपर वाली खाल होती है, उसके ऊपर जो रुई वगैरह होती है, उसके जो मतलब वो जो होते हैं ना स्पाइक्स, उन्हें डेंडर्स बोलते हैं। तो एनिमल्स के जो डेंडर्स होते हैं वो भी आपके स्किन के साथ कांटेक्ट में आके एलर्जी क्रिएट करवा सकते हैं। फिर ज्वेलरी, बाजू का कुछ मेटल्स, मतलब सोना भी तो एक मेटल है ना, सोना जो पहनते हैं गोल्ड, तो डायमंड भी एक मेटल है। तो बाजू का कुछ मेटल ऐसी होती हैं कि वो आपके स्किन में जब टच करती हैं तो स्किन की एलर्जी करवा देती है, रैशेस बन जाते हैं ना, आपने देखा होगा आर्टिफिशियल ज्वेलरी में भी। और बाजू का गोल्ड भी कुछ लोगों को रास नहीं आता। ठीक है, तो ये स्किन एलर्जीज में आएगा। नेक्स्ट है मिल्क, ये आएगा इंगेशन में। इंजेशन मतलब खाना पीना, इसमें मिल्क आ सकता है। मिल्क से तो बहुत लोगों को एलर्जी है, मतलब एलर्जी कम है, पसंद ज्यादा लोगों को नहीं है, लेकिन बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कुछ लोग पीते हैं तो उनको एलर्जी हो जाती है। लेकिन एक मतलब मिल्क से भी होती है। फिर इसके अलावा मेडिकेशन, वही ड्रग की बात आ गई। उसके बाद आता है नट्स एंड शेल्स, मतलब कुछ लोगों को मैंने लिटरली देखा है, कुछ फिश ऐसी होती हैं कि वो खास किस्म की फिश खाएं या प्रॉन्स खाएं ना, तो उनको एलर्जी हो जाती है, उनको वॉमिटिंग डायरिया स्टार्ट हो जाता है। तो इसी तरह नट्स भी हैं, कुछ नट्स भी ऐसे होते हैं जिनसे एलर्जी हो सकती है। मेडिकेशंस, इंजेक्शन में, इंजेक्शन, इंजेक्शन होता है टीका लगाना आपकी बॉडी के ब्लड में हो या ट्रांसडर्मल या आईएम। तो इंजेक्शन में एक तो मेडिसिन हो सकती है, इससे भी हमें एलर्जी हो सकती है मेडिसिन से। दूसरा इंजेक्शन, ये जो मच्छर उड़ रहे होते हैं और हमें इंजेक्शन लगा रहे होते हैं, ठीक है, डेंगू मच्छर हो गया, मलेरिया मच्छर हो गया, या कोई भी मच्छर है, वो आता है अपना इंजेक्शन हमारी स्किन में लगाता है और हमारी स्किन में वो एलर्जी हो जाती है, हम 2 दिन खारिश करते रहते हैं। वो भी क्या है, वो फॉरेन पार्टिकल लगा के चला जाता है। उसके बाद आता है पोलन, इनहेलेशन वाला। इनहेलेशन होता है इनहेल करना थ्रू सांस, सांस के जरिए किसी चीज को बॉडी के अंदर लेके जाना इनहेलेशन कहलाता है। इनहेलेशन में कौन कौन सी चीजें आएंगी, इनहेलेशन में पोलन्स आएंगे, ये जो हमने सूंघा फूल को उसके जरिए चले गए। डस्ट, डस्ट भी हमारी इनहेलेशन प्रॉब्लम है। मोल्ड एंड मिल्ड्यू, एनिमल डेंडर, वही बातें आ गई दोबारा से। ठीक है जी, तो ये इन्होंने टाइप्स ऑफ एलर्जीज लिखी हुई थी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। ठीक है, आइए नेक्स्ट।
नंबर वन इज इनहेलेंट एलर्जन, इनहेलेंट एलर्जेंस। These allergens are dispersed in air। इनहेलेंट मतलब सांस की नाली के जरिए अंदर जाने वाले, इनहेल किए जाने वाले, मुंह से या नाक से। तो ये जो एलर्जन होते हैं, जो इनहेलेंट एलर्जन होते हैं, ये बेसिकली हवा में फैले हुए होते हैं। कहाँ पे फैले हुए होते हैं? हवा में। व्हेन वी इनहेल एयर, जब हम हवा को अंदर की तरफ लेके जाते हैं जिस्म के, तो ये एलर्जन भी उसके साथ अंदर चले जाते हैं एंड एंटर इन आवर रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड कॉज एलर्जी। और फिर ये हमारे निज़ाम तनफ़ुस, सांस लेने के निज़ाम में दाखिल हो जाते हैं और हमारी बॉडी के अंदर एलर्जी क्रिएट करवा देते हैं। ये कौन होते हैं? पहले पास स्टेप पोलन, दूसरी डस्ट वगैरह, स्मोक धुआं, परफ्यूम, परफ्यूम से भी हो सकता है। अब परफ्यूम से दो किस्म की एलर्जीज हो सकती है। पहली इनहेल करने वाली, दूसरी कांटेक्ट में आने वाली। ठीक है, बाज़ औक़ात हम लोग वो लगा रहे थे ना बॉडी स्प्रे, तो वो कांटेक्ट में डायरेक्ट बॉडी को लग रही होती है, स्किन रिएक्शन भी हो सकते हैं। ठीक है जी। पोलन्स क्या होते हैं? पोलन इज द सेल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। पोलन जो होते हैं ये फूल के जो पौधे होते हैं, पौधों के जो फूल होते हैं उनके सेल होते हैं क्या? पोलन्स। इंक्लूडिंग ट्रीज, ग्रासेस एंड वीड्स। पोलन इज अ माइक्रोस्कोपिक इन साइज। और ये जो पोलन्स होते हैं ये बहुत माइक्रोस्कोपिक साइज में होते हैं। पोलन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सीजनल एलर्जी ग्रेनाइटिस, समटाइम नोन एज ए हे फीवर। और ये पोलन ही सबसे ज्यादा सीजनल एलर्जी कॉज करवाते हैं। फिर आता है डस्ट माइट्स। डस्ट माइट्स, डस्ट माइट्स आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म दैट कैन लिव एंड थ्राइव थ्रू आउट होम्स एंड स्कूल। तो डस्ट माइट्स जो होती हैं ये बेसिकली इनको शायद ये ना कीड़े में पैदा होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, ये क्या बोलते हैं इनको, छोटे छोटे, मतलब बिल्कुल छोटे इंसेक्ट्स होते हैं। ठीक है, इनको खटमल भी शायद बोलते हैं। ठीक है, तो ये छोटे छोटे से डस्ट माइट्स होते हैं, इनको इंग्लिश में डस्ट माइट्स और उर्दू में शायद खटमल बोलते हैं। तो ये गंदगी से पैदा होते हैं, मट्टी से पैदा होते हैं। तो डस्ट, ये भी माइक्रोस्कोपिक इन ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो छोटे तो नजर नहीं आते। दैट कैन लिव एंड थ्राइव थ्रू आउट होम्स एंड स्कूल्स। ये होम्स और स्कूल्स में बिल्कुल पाए जाते हैं। द माइट्स एंड देयर वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। जो माइट्स होते हैं उनके वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं इन द मतलब मुख्तलिफ जगहों में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर? बेडिंग एंड पिलोज, आपके बेड के ऊपर, आपके तकिए के ऊपर, अप होल्स्टर्ड फर्नीचर्स, आपके फर्नीचर सोफों के ऊपर, कारपेट्स के ऊपर और आपके कपड़ों के ऊपर मौजूद होते हैं। सिम्टम्स क्या आता है इनसे? स्नीजिंग होती है, छींकें आती हैं, स्वेलिंग ऑफ नेजल कैविटीज, आपकी नेजल कैविटीज स्वेल कर जाती है, आई लैक्रिमेशन, आपकी आंखों में से आंसू निकलते रहते हैं। फिर आता है स्मोक। स्मोक मतलब धुआं। द एलर्जिक अटैक ड्यू टू द बैड एनवायरनमेंट इज टर्म एज ए एनवायरमेंटल एलर्जी। मतलब एक बुरे माहौल की वजह से आपकी जो सांस लेने का अमल है उसमें जो प्रॉब्लम्स आएंगी उसे एनवायरमेंटल एलर्जी कहेंगे। इफ अ पर्सन लिव इन अ स्मोकी और इन एन इंडस्ट्रियल एरिया वी कैन इजीली एग्जामिन दैट ही इज एलर्जिक फ्रॉम स्मोक। और अगर कोई शख्स किसी ऐसे एरिया में रह रहा है जो कि इंडस्ट्रियल एरिया है तो फिर हमें पता चल जाएगा कि इसको जो स्मोक की प्रॉब्लम इसको जो प्रॉब्लम आ रही है ये स्मोक प्रॉब्लम है। ठीक है जी, ये हमारे इनहेलेंट हो गया। अब सेकंड है इनगेस्टेड एलर्जन। इनगेस्टेड एलर्जन मतलब खाने पीने से निगल लेने से जो एलर्जेंस एलर्जी कॉज करवाते हैं वो कौन कौन से हैं? नंबर वन, दीज एलर्जेंस आर प्रेजेंट इन अवर फूड स्टफ। एनगल्फ करने वाले जो होते हैं ना, इनको निगलने वाले एलर्जेंस वो हमेशा खाने में प्रेजेंट होंगे। व्हेन वी ईट दैट कंटेमिनेटेड फूड दीज एलर्जेंस आर आल्सो इनगेस्टेड विद द फूड पार्टिकल। और जब भी हम कुछ खाएं पिएंगे तो ये एलर्जेंस उसके साथ हमारे स्टमक में, इंटेस्टाइन में चले जाएंगे। अब करेंगे क्या? अब फूड एलर्जी होती है क्या? सबसे पहले बात, a food allergy is an abnormal response of the body to certain food. It is important to know that this is different than a food intolerance which does not affect the immune system. तो ये कह रहा है कि फूड एलर्जी का मतलब ये है कि जब भी हम खाना खाएंगे तो वो ख़ास किस्म के एलर्जेंस
उस फूड के अंदर, हमारे जिस्म के अंदर चले जाएंगे, फूड एलर्जी कॉज करवा देंगे। अच्छा, इसमें यहाँ पर उसने दो चीज़ें बताई हैं कि खाने का पसंद ना होना एक और चीज़ है, और खाने का की वजह से आपको कोई एलर्जी का हो जाना ये अलग चीज़ है। ठीक है, बहुत कॉमन फूड एलर्जेंस कौन से हैं? वो ये कह रहा है कि 90% ऑफ फूड एलर्जीज जो हैं वो इन्हीं वजह से होते हैं। किन वजह से? नंबर 1 मिल्क, नंबर 2 एग, नंबर 3 वीट, नंबर 4 सोयाबीन, नंबर 5 ट्री नट्स, नंबर 6 पीनट्स, नंबर 7 फिश, नंबर 8 शेल फिश। तो ये जो 8 उसने फूड के एलर्जीज बताए हैं, 90% एलर्जीज इन्हीं वजह से होती हैं। सिम्टम्स, जब फूड एलर्जी होगी तो फिर उसकी वजह से होगा क्या? एलर्जिक सिम्टम्स में बिगिन विद इन मिनट्स टू एन आवर आफ्टर इंगेस्टिंग द फूड। मतलब जब आप खाना खाते हैं, उस खाने के साथ जो एलर्जीज आपके पेट में जाते हैं, उनकी वजह से जो एलर्जीज होंगी, उनका रिएक्शंस मिनट से लेके ना घंटों में आएगा। ठीक है जी। द फॉलोइंग आर द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स। जो सिम्टम्स आएंगे वो कौन से होंगे? नंबर 1 वॉमिटिंग, उल्टियाँ, नंबर 2 डायरिया, मोशंस, नंबर 3 क्रैम्प्स। क्रैम्प्स होता है पेट में वट पड़ना। ठीक है। और हाइव्स, स्वेलिंग, स्वेलिंग होगा, पेट का फूल जाना। हाइव्स होंगी, मतलब अंदर इचिंग, और एक्जिमा हो जाना, अंदर इन्फेक्शन हो जाना। इचिंग और स्वेलिंग ऑफ द लिप्स, आपके होंठों का, स्टमक का इचिंग स्वेलिंग हो जाना। इचिंग एंड टाइटनेस इन द थ्रोट, गला जो है उसका इचिंग हो जाना, उसका स्वेल हो जाना। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, जारी बात जब गला स्वेल हो जाएगा, इचिंग हो जाएगी, तो आपकी ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी। विजिंग, बीपी का लो हो जाना। इसके बाद आएंगे इंजेक्टेबल एलर्जेंस। इंजेक्टेबल एलर्जेंस, इंजेक्टेबल एलर्जेंस वो इंजेक्शन एलर्जेंस होंगे जो आपकी बॉडी में इंजेक्ट किए जाएंगे। अच्छा, इंजेक्शन या तो आईवी, आईएम, सबकुटेनियस, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, नंबर 1 कि हम इंजेक्शन ऑफ मेडिसिन करें, मेडिसिन को इंजेक्ट करें। और नंबर 2 है कि ये जो बीज है, ये जो मच्छर हैं, ये हमारा स्टिंग जो उनका होता है ना, उससे हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्शन लगाएं। सिम्टम्स क्या आएंगे इससे? इचिंग एंड हाइव्स ओवर मोस्ट ऑफ द बॉडी। जहां पर ये इंजेक्शन लगेगा वहां पर स्वेलिंग हो जाएगी, इचिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। हाइव्स मतलब वहां पर तरप्पर से बन जाएंगे। ठीक है। स्वेलिंग ऑफ द थ्रोट एंड टंग, और फिर ये यहाँ पर बनने के बाद पूरी बॉडी में जब ये फैलेगा तो उससे क्या होगा? हमारी जो थ्रोट है वो स्वेल कर जाएगा, टंग जो है हमारी वो भी स्वेल कर जाएगी। जब हमारा गला स्वेल कर जाएगा तो फिर डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हो जाएगी, चेस्ट टाइट हो जाएगी, डिजीनेस, हमें थोड़ी थोड़ी गुनूदगी आना स्टार्ट हो जाएगी, शॉक, हमें झटके लगेंगे, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, हमारी कॉन्शियसनेस होता है आपकी अलर्टनेस, आप कितना हाजिर दिमाग हैं, वो कॉन्शियसनेस होता है। तो हम थोड़े थोड़े गुनूदगी में जाना स्टार्ट हो जाएंगे। हॉर्स वॉइस और स्वेलिंग ऑफ द टंग, तो हमारी जो वॉइस होगी ना वो आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी। इसके बाद है कॉन्टैक्ट एलर्जी। कॉन्टैक्ट मतलब टचिंग के साथ। सबसे पहले है ज्वेलरी। तो आपकी ज्वेलरी जो है, जो आप ज्वेलरी पहनते हैं, उसकी वजह से आपको कोई भी एलर्जी हो जाना। कॉस्मेटिक्स, कुछ लोग मेकअप लगाते हैं, वो मेकअप उनको उल्टा रिएक्शन कर जाता है। पेट्स, किसी जानवर के साथ खेलते खेलते वो आपके कांटेक्ट में आया, उसके जिस्म की खाल, हाइव्स ने कुछ ऐसा किया कि आपके कांटेक्ट, आपको स्किन एलर्जी हो गई। व्हाट इज एनिमल एलर्जन? एनिमल के कौन कौन से एलर्जन होते हैं? एलर्जन फाउंड इन द एनिमल आर कॉमन कॉज ऑफ एलर्जिक रिएक्शन, दे कॉज बाय द प्रोटीन फाउंड इन द एनिमल। स्किन, एनिमल की जो स्किन होती है वो भी एलर्जी कॉज कर सकती है। उसके डेंडर्स मतलब उसके हेयर्स, उसके फर वगैरह, उसका सलाइवा, सलाइवा मतलब उसका थूक भी आपको कॉन्टैक्ट एलर्जी दे सकता है। उसका यूरिन, एनिमल आप यूरिन कर दे तो वो भी आपको क्या कर सकता है? आपको एलर्जी कॉज करवा सकता है। ये हमारे हो गए एलर्जेंस की एक लंबी फहरिस्त जो मैंने आपको बताई है। आइए इसको पीछे से एक बार पढ़ लेते हैं। एलर्जी क्या होती है? कि कोई भी ऐसा ख़ास किस्म का रिएक्शन जो एक ख़ास शख्स दे किसी ख़ास चीज़ के अगेंस्ट, वो क्या कहलाती है?
एलर्जन। एंटीजन क्या होता है? ये एलर्जन ही एंटीजन कहलाता है, सॉरी एलर्जी। और एलर्जी क्या होता है? कोई भी ऐसा फॉरेन पार्टिकल जो एलर्जी करवाता है उसे एलर्जन बोलते हैं, उसको एंटीजन भी बोलते हैं। फिर हमारा इम्यून सिस्टम जो इस एलर्जन के खिलाफ, इससे लड़ने के लिए प्रोटीन बनाएगा, उसे एंटीबॉडीज़ बोलेंगे। उसके बाद आएंगी साइन एंड सिम्टम्स, जो लंबी नोज़ में आपकी स्वेलिंग हो जाएगी, साइनसिस में इन्फेक्शन हो जाएगा, आइज़ रेड और इचिंग हो जाएंगी, एयरवे आपका स्नीजिंग कफिंग स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बाद कानों के अंदर इम्पेयर्ड हियरिंग हो सकती है, स्किन पे आर्टिकेरिया वगैरह हो सकता है। एलर्जेंस कौन कौन से होते हैं? पोलन, डस्ट वगैरह सारे एलर्जेंस हैं। इनहेलेंट एलर्जी है, इंजेस्टेड और कांटेक्ट वाली और इंजेक्टेबल एलर्जी है। अब पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। अच्छा, सबसे पहले टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। कितने टाइप्स हैं हाइपर सेंसिटिविटी की? नॉर्मली हाइपर सेंसिटिव को हम 4 टाइप्स में करते हैं, डिवाइड करते हैं। नंबर 1, टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। फिर है टाइप 2, फिर है टाइप 3, फिर है टाइप 4। ये है 4 टाइप्स हाइपर सेंसिटिविटी की। अच्छा, नंबर 1 जो टाइप है इसको हम बोलेंगे एलर्जी या इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी। इसका नाम क्या है टाइप 1 का? एलर्जी या इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी। नंबर 2 को हम बोलेंगे साइटोटॉक्सिक एंटीबॉडी डिपेंडेंट। साइटोटॉक्सिक एंटीबॉडी डिपेंडेंट। नंबर 3 जो है वो है इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज। और नंबर 4 है वो है DTH, डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी। DTH, डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी, जिसको हम सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट भी कहते हैं। सेल मीडिएट एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट। ठीक है जी, ये आप 4 नाम हो गए। अच्छा, इसमें जो कॉमन डिसऑर्डर आता है वो कौन कौन सा आता है? एलर्जी के अंदर हे फीवर होता है, और हे फीवर के साथ ही होता है एनाफ्लैक्सिस और एस्थमा। एनाफ्लैक्सिस और एस्थमा भी हो सकता है। साइटोटॉक्सिक एंटीबॉडी जो होती हैं इसमें आता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटिलस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटिलस। फिर आता है सीरम सिकनेस। ये है टाइप 3 की डिसऑर्डर। क्रोनिक ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, नंबर 4 का क्रोनिक ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। उसके बाद आता है स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। और थर्ड पे आता है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस।
अच्छा, इनको करवाते कौन है? IgG, IgM, IgG, IgG, IgT सेल्स। टाइप 1 करवाता है IgE, टाइप 2 IgG और IgGM, ठीक है। और टाइप 3 करवाता है IgG और टाइप 4 करवाते हैं T सेल्स। अच्छा, इसको बोलेंगे टाइप्स, इसको बोलेंगे डिसऑर्डर, इसको बोलेंगे, सॉरी, इसको बोलेंगे नेम, इसको बोलेंगे डिसऑर्डर, इसको बोलेंगे मीडिएटर। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा समझ लें, ठीक है। अच्छा, टाइप कितनी टाइप्स हैं? टाइप 1 2 3 4। हाइपर सेंसिटिविटी की 4 किस्म की टाइप्स हैं, सॉरी 4 टाइप्स हैं इसकी। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। टाइप 1 को कहते हैं एलर्जी या इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप 2 को कहते हैं साइटोटॉक्सिक एंटीबॉडी डिपेंडेंट हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप 3 को कहते हैं इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज। टाइप 4 को कहते हैं DTH या सेल मीडिएटेड एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट हाइपर सेंसिटिविटी। ये इसके 4 नाम हो गए। अच्छा, अब टाइप 1 जो है वो मीडिएट करवाता है। मीडिएट का मतलब होता है करवाना, कौन करवा रहा है? IgE जो एंटीबॉडी है वो करवाता है। और इसमें जो डिसऑर्डर आता है वो हे फीवर, एस्थमा या एनाफ्लेक्सिस शॉक आते हैं, झटके लगते हैं, ठीक है। एस्थमा मतलब दमा। हे फीवर एक फीवर होता है जो पोलन सीजनल एलर्जी में होता है। अच्छा, सेकंड है टाइप 2 साइटोटॉक्सिक एंटीबॉडी डिपेंडेंट एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलस। होता ही है कि आपके जो एरिथ्रोसाइट्स हैं वही क्या होता है कि एरिथ्रोपोइटन वगैरह जब वो एरिथ्रोसाइट्स बनाते हैं तो कुछ शेप खराब होने से, कोई भी मसला होने से, तो ये बीमारी एक जन्म ले लेती है वहाँ से। तो फिर आपके आरबीसीज की प्रोडक्शन या आरबीसीज जो है उसके लेवल कम होना स्टार्ट हो जाता है। थर्ड है इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज। ये IgG जो है वो इसको मीडिएट करवाता है, वो इसको करवाता है। इसमें आता है कि सीरम सिकनेस हो जाती है। और लास्ट पे है टाइप 4 DTH मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसमें क्रोनिक ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। अगर आपने कोई भी ट्रांसप्लांट करवाते हैं ना, किडनी ट्रांसप्लांट है, लिवर ट्रांसप्लांट है, कोई भी ट्रांसप्लांट करवाएंगे तो आपका बॉडी उसको रिजेक्ट कर देगा, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो फिर जो प्रोड्यूस होंगे वो T सेल्स प्रोड्यूस होंगे और T सेल्स एंटीबॉडीज होंगे। ये क्या करवाएगा कि जनाब वो पूरा का पूरा खत्म, किल, वो नहीं, मतलब उसको बर्दाश्त ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टेबल है जिसको मैंने आपको थोड़ा समझाने की कोशिश की है। इसकी हम डिटेल जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी तक आपने सिर्फ यही टेबल को याद करना है। टाइप 1 2 3 4 एलर्जी, साइटोटॉक्सिक इम्यूनो कॉम्प्लेक्स डिजीज, DTH और फिर उनके डिसऑर्डर्स। और मीडिएट कौन कौन करवाता है? IgE, IgG, IgM, IgG और T सेल। अच्छा, IG का क्या मतलब है? IG और E। IG जो है इसका मतलब है अम्यूनोग्लोबुलिन, अम्यूनोग्लोबुलिन। और E उसका नाम है, ठीक है जी। अम्यूनोग्लोबुलिन E, अम्यूनोग्लोबुलिन G, अम्यूनोग्लोबुलिन M, अम्यूनोग्लोबुलिन G, अम्यूनोग्लोबुलिन E। ये उसके जनाब जो है नाम हैं, ठीक है जी। तो यहाँ तक हुआ आपका हाइपर सेंसिटिविटी का लेक्चर। इसमें आपने कुछ भी पूछना हो इसको ज़रूर ज़रूर पढ़े। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला, ठीक है। इसमें से ज़रूर ज़रूर 10 नंबर के क्वेश्चन भी देता होता है, ऑब्जेक्टिव में भी आते होते हैं, ठीक है। इसको ज़रूर याद करें, पढ़ें, समझें। कुछ भी पूछना हो मुझसे रब्ता करें, ठीक है। व्हाट्सएप पे मुझे बताएं, ईमेल करें मुझे, लेकिन इसको याद ज़रूर करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है जी। और आज के लिए इस बुक में से, इस चैप्टर में से इतना ही। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।